आज हम लोग करने वाले हैं रोटेशनल मोशन या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ पीवाई टू। ठीक है, कहाँ से करेंगे हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या फिर रोटेशनल मोशन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मोशन इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सीबीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आए हैं। अच्छा, अगर मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलूँ तो हम लोग करने वाले हैं घूर्णन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर जो आएगा वो जड़त्व आघूर्ण, इस टॉपिक से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग को एक फार्मूला का लिस्ट दिखाने वाला हूँ। उस फार्मूला का लिस्ट आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस सारे फार्मूला को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, रिजिड बॉडी मतलब होता है दृढ़ दृढ़ पिंड। ठीक है, तो ये जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों को ध्यान में रखते हुए सारे कोशिश कराए जाएंगे। तो आप लोग इस लेक्चर सीरीज में बने रह सकते हैं। यहाँ आपको सीबीएस, पीटी, पीएटी और सीजीबीएस सीजी बोर्ड के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि बेसिक नर्सिंग और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उसमें आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला डिवाइस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सस्पेंडर केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जैसे एक रिंग है। ठीक है, ये एक रिंग है, तो रिंग है वैसे पूरा सर्कल है। ठीक है, जो रिंग है वो पूरा सर्कुलर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाना पड़ता है उसको। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सेंटर ऑफ सॉरी इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें इसका सेंटर के अबाउट तो ये होता है एम आर स्क्वायर। इसके डायमीटर का अगर देखेंगे तो होगा ये एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर हम लोग एक रॉड लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, अगर एक डिस्क है तो उसका होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे सारे फॉर्मूले आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लास में करवाए गए हैं। ओके, फिर यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का मैं बता देना चाहूँगा। हॉलो स्फीयर क्या होता है देखते हैं। अगर यहाँ पे हमको दिया रहेगा हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर केस में होता है ये आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर के केस में है और ये सॉलिड स्फीयर के केस में। ठीक है, ओके, अच्छा इससे रिलेटेड दो चीज़ें और हैं। एक है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये वाला नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में या फिर जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग हमारे सीबीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है two particle each of mass 3 kg are attached at end of massless rod of length 1 meter. Okay. The total moment of inertia and about an axis passing through it midpoint and perpendicular to the rod will. तो हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, 1 मीटर की लंबाई वाली द्रव्यमान रहित मतलब उसके पास कोई भी द्रव्यमान नहीं। ठीक है, मासलेस मतलब जो रॉड है उसके पास कोई मास नहीं है। मास का मतलब एकदम मिनिमम मास है, 1 ग्राम 2 ग्राम। और 3 किलो और 1 ग्राम के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मासलेस बोल सकते हैं। छड़ के दोनों सिरों से जुड़े हुए हैं। इस छड़ के मध्य बिंदु से गुजरने वाली तथा छड़ के लंबवत अक्ष से परित कुल जड़ तो आघूर्ण क्या होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रॉड रखा हुआ है। ठीक है, और रॉड के दोनों किनारे पे, जैसे यहाँ पे दोनों दिया है कि एक ही एट द एंड ऑफ, तो एक ही एंड में भी कर सकते हैं, दोनों एंड में कर सकते हैं, दोनों में आंसर हम लोग का सेम है। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों एंड पे हम लोग को एक-एक मास लटका है। एक इधर और एक इधर। इसको मैं M1 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ मैं M2 और दोनों कितना है 3 किलो का, ठीक है? ये भी कितना है 3 केजी का इसका मास। और जो रॉड है, रॉड का लेंथ कितना दिया है? रॉड का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है? यहाँ पे है L इज़ इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है? अब हमसे पूछा गया है कि इसके सेंटर से अगर मैं एक एक्सिस गुजारूँगा तो इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट इन परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ठीक है? M1 कितना है 3 केजी, R1 कितना है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 1 बाय 2 मीटर, हाफ मीटर। हो जाएगा 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 6 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी 1.5 नहीं दिया गया है, तो अगर मैं इसको 1 बना दूँ तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन में ऐसे गलती हो सकता है तो उस क्वेश्चन में आपको बोनस मार्क्स मिलता है, ठीक है? और ये हमारा CBS 2016 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैं जब क्वेश्चन कट करा था तो ऊपर से आ गया था, इसको कोई कुछ नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अबाउट अ डायमीटर। तो एक समान ठोस गोले का उसके व्यास के विपरीत जड़त्व का गुना क्या है, हमको पूछा गया। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम उसको फार्मूला पे अगर हम देखना चाहें तो देखो, यहाँ पे क्या है सॉलिड स्फीयर, ठीक है? और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। तो इसका आंसर सिंपल से क्या हो जाएगा? देखो, अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2/5 mr²। अच्छा, यहाँ पे mr³ कर दिए हैं और कहीं पर भी, अच्छा ये देखो, ये 2/5 mr², ठीक है? तो ये हमारा mr³ हो गया, आंसर नहीं होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है? तो ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमको ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, उसके बाद फिर टिक करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द पार्टिकल ऑफ बॉडी आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हम्म, अगर मैं यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक पिंड के समस्त कण मूल बिंदु मतलब हमारा ओरिजिन से r दूरी पर स्थित है। तो मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान की केंद्र की दूरी क्या होगी? फिर अगर यहाँ पे मेरा एक पार्टिकल होता, ठीक है, हमको क्या बोला है यहाँ पे ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है? तो हमको पता नहीं है कि कितने पार्टिकल्स हैं, तो मगर मैं एक पार्टिकल मान के चलूंगा, तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका सेंटर ही होगा, ठीक है? तो फॉर वन पार्टिकल या एक कण के लिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है? जहाँ पे उसका मास है वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं फॉर टू पार्टिकल, ठीक है, अगर दो पार्टिकल है, तो यहाँ पर भी मैं एक और पार्टिकल बना देता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है आर, यहाँ पर भी क्या बोला है आर, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों का कोई सेंटर ऑफ मास लूंगा तो ये कहीं यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है? और ये जो डिस्टेंस है ये आर से थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पे अगर दो पार्टिकल होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आता। अच्छा, अगर मैं एक और पार्टिकल बना दूं सेम डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस, तो इसको देख के हमको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ कहीं आसपास आएगा, ठीक है? अच्छा, अगर इसको मैं फार्मूला से अगर निकालना चाहूँ तो मान लेते हैं कि सारे पार्टिकल का मास
एम, और मेरे पास 3 पार्टिकल हैं, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूँगा, ठीक है? तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र। अगर मैं इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना चाहूँगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम आर, तो सब डिस्टेंस आर आर है और सब एम एम, तो एम आर प्लस एम आर डिवाइडेड बाई 3m, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम एम कट जाएगा पूरा, और यह जाएगा 3r/3, तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया आर। तो यहाँ पर भी हमारा डिस्टेंस क्या आ रहा है? आर आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये मानूँ कि मेरे बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हुए एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है? सारे पार्टिकल अगर आर डिस्टेंस, बहुत सारे पार्टिकल है मेरे पास आर डिस्टेंस में, ठीक है? तो वहाँ पे क्या बनाएंगे भाई? सर्कल बनाएंगे, ठीक है? और सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सर्कल का सेंटर ऑफ मास होता है ओरिजिन पे। तो यहाँ पे जो हम लोग का सेंटर ऑफ मास है, वो या तो आर के बराबर आ सकते हैं या आर से छोटा आ सकता है, लेकिन आर से बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर, तो ये भी हमारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला है? हमारे पास एक डिस्क है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको। हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है? डिस्क क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक थाली है, तो थाली को मैं एक डिस्क बोल सकता हूँ। जो सर्कुलर थाली होता है ना, ऐसे नहीं खंड वाला थाली को नहीं बोलेंगे। जो गोल वाला जो थाली होता है उसको मैं एक डिस्क बोल सकता हूँ। या फिर हम लोग जो तवा फेंक जो बोलते हैं, डिस्क, डिस्क थ्रो जो होता है, वो वाला डिस्क को हम लोग डिस्क बोलेंगे। तो इसका डिस्क का इसका खासियत क्या होता है? इसका जो हम लोग मोटाई होता है बहुत कम होती है, ठीक है? ऐसे अगर मैं साइड से देखूंगा तो ऐसे कुछ जैसे एक पेपर हो गया, एक पेपर में एक सर्कल काट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? मेरा एक डिस्क हो जाएगा, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिस्क है, अगर मैं इसके सेंटर से एक एक्सिस बनाऊं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है? तो इसका घनत्व आघूर्ण पूछा गया है, इसके मध्य बिंदु से, मध्य इसके केंद्र से अगर हमको एक परपेंडिकुलर लंबवत एक ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है? तो ये मैं जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको भी हम लोग एक बार रिफर करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि अगर एक डिस्क है, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस आर है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, तो इसका आंसर कितना आता है? एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे 2017 में आ गया फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है? और 2016 में कितने क्वेश्चन आए हैं? एक, दो, तीन क्वेश्चन 2016 में आए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। जितने भी सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन है, जितना आप सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन है लगा सकते हैं लगाइए, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है उतना आप लगा सकते हैं, वो सब लगाइए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल, तो देखो ये हमारा ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है? पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, ठीक है? एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 ग्राम, ठीक है? एक कोई भी एक कण है जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये कुछ इसका सेंटर हो जाएगा और ऐसे सर्कल बनेगा। यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ उसको, ठीक है? तो ये जो हमारा मास है, ये इस सर्कल में घूम रहा है और इसका डायमीटर क्या दिया है? इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है, वो दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको सिंपल सी बात है कि इसके ओरिजिन से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम आर स्क्वायर,
ठीक है, मास कितना दिया है 1 ग्राम। हमको दिया डायमीटर, तो डायमीटर तो रेडियस में निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। ठीक है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो यहाँ पे हमारा जो रेडियस है कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मास दिया 1 ग्राम, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 16 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ये भी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ 10 पार्टिकल रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि एन कणों से कुछ बना हुआ, बहुत सारे कण हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इससे बना हुआ कुछ एक सिस्टम। ठीक है, तो टोटल तो अब इसका कोई एक सेंटर ऑफ मास होगा, इसको बोलते हैं एक सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इसके रिलेटिव इसका पूरे का जो लीनियर मोमेंटम है, तो इसका कुछ लीनियर मोमेंटम होगा, इसका कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा। ठीक है, तो सारे पार्टिकल का अपना अपना एक संवेग होगा, एक रैखिक संवेग होगा। ठीक है, अब मैं जब बाहर से देखूंगा, देखो हम जहाँ से जो हमारा फ्रेम होता है, तो फ्रेम से अलग अलग फ्रेम से उसका अलग अलग लीनियर मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं अपना फ्रेम को इस सेंटर ऑफ मास में रखूंगा, जब मैं सेंटर ऑफ मास देखूंगा, तो इसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, तो जो हम लोग टोटल लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, सदिश सदिश वाला जो होकर सम होता है, ठीक है, वो जब हम लोग करेंगे, तो इसका पूरे का जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका डिवीजन बहुत लंबा चौड़ा डिवीजन है, इस चीज को आप ऐसे सिंपल से याद रख सकते हो कि linear momentum of system of n particle related to the center of mass is 0। ठीक है, हिंदी में n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कुल रैखिक संवेग कितना होता है, तो वो 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास n बहुत सारे पार्टिकल्स वाले एक सिस्टम है, जिसका सेंटर ऑफ मास में हम लोग उसका टोटल लीनियर मोमेंटम देख रहे हैं, तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड इज m and the length l. Okay, its moment of inertia about n axis perpendicular to it and passing through the point a distance l by 3 from s1 in will be। तो फिर यहाँ पे एक रॉड बना देते हैं, रॉड है। ठीक है, इसको थोड़ा से मोटा कर देते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। थिन रॉड बोला तो पतला ये ठीक है। चलो ये हमारा एक रॉड होगा। ठीक है, अब इस रॉड के बारे में क्या क्या बोला गया है। इस रॉड है, इसका मास दिया है, इसका द्रव्यमान ये है m, और इसका जो लेंथ है वो है l। ठीक है, तो ये दो चीजें वो दिया है। और बोला गया है कि जो इसका एक्सिस है, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ, तो इसका जो एक्सिस है वो यहाँ से l/3 डिस्टेंस में है। ठीक है, मतलब अगर मैं इस पूरे लेंथ को 3 भाग में बराबर बांटूंगा, तो एक पार्ट में इसका एक्सिस है। ठीक है, तो इसका एक्सिस में यहाँ पे बना देते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, घूर्णन का अक्ष जो है वो हमारा ये है। हमें जो पूछा है कि ये जो घूर्णन का अक्ष है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि इतने में है, तो इतने में क्या होगा, ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं हमारा थ्योरम। ठीक है, इसमें दो थ्योरम पढ़ते थे। एक पढ़े हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होता है, समानांतर, समानांतर
अक्ष प्रमेय। और एक पढ़ते हैं हम लोग सॉरी परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं लंबवत। ठीक है, माफ कीजिए, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंबवत। ठीक है, लंबवत। और एक हमारा होता है पैरेलल। पैरेलल को बोलते हैं समानांतर। समानांतर। ठीक है, तो समानांतर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, जो भी हमारा सेंटर ऑफ मास है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम लेते हैं आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, अगर उसके सेंटर ऑफ मास में हमको इसका आई पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और इससे पैरेलल किसी डे डिस्टेंस में अगर हमको इसका सेंटर ऑफ मास पूछा जाए, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, सेंटर ऑफ मास में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और किसी दूसरे स्थान पे जो उसका डे डिस्टेंस है, वहां पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, तो हम लोग लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और अगर हमको दो चीज पता है, ठीक है, कि हमको अगर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में पता है, वाई एक्सिस में पता है, और जेड एक्सिस में पूछा जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर तब हम लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई। तो अभी हम क्या पता है, अभी इस रॉड के बारे में हमको एक चीज पता है कि अगर इसका सेंटर से अगर एक्सिस पास होता, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो हमको पता है, क्या होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तब हमको पूछा है कि यहाँ पे कितना हो। ठीक है, तो देखो आई सेंटर ऑफ मास पूछ पता है हमको कितना होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12। और आई हमको पूछा है कितने डिस्टेंस में पूछा है, अब देखो ये जो डिस्टेंस दिया है, ये दिया है इस कॉर्नर से, और हमको क्या डिस्टेंस लेना होता है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक। अब ये अगर टोटल एल है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, एल बाय टू। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एल बाय टू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एल बाय थ्री। तो एल बाय टू से जब मैं एल बाय थ्री को माइनस करूंगा, तो ये मेरा जो डी है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो डी मिल गया। ठीक है, डी कैसे पता करेंगे, डी के लिए क्या प्रॉब्लम है, हम लोग का टोटल डिस्टेंस कितना है एल बाय टू, मतलब इस यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितना होता है एल बाय टू, हमको निकालना है डी। ठीक है, और हमको तो यहाँ पे एल बाय थ्री को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री एल माइनस टू एल डिवाइडेड बाई सिक्स। तो यहाँ से आ जाएगा एल बाय सिक्स। ठीक है, तो देखो, हमको मिल गया डी, हमको क्या पता करना है आई। आई क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी। ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास कितना है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम डी स्क्वायर, एम डी कितना है, एल अपॉन सिक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, नीचे में 36 एलसीएम आएगा, और 12 बारह 36, तो 3 ml स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 4 ml स्क्वायर अपॉन 36। तो यहाँ से कट करने पे हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12, सॉरी हाँ 9। ठीक है, 9 तक 36 तो 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या किए, यहाँ पे लगाए हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए क्या होता है, अगर हमको सेंटर ऑफ मास में पता है, उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस में पूछा जाएगा, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ मास of particle of two the central mass of a system of two particle of mass m1 and m2 at a distance d1 from m1 and d2 from m2। ठीक, हिंदी में पढ़ के थोड़ा सा, m1 m2 दो द्रव्यमान के दो कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र m1 से d1 दूरी तथा m2 से d2 दूरी
पर इस प्रकार है कि। अच्छा, तो हमको क्या बोला गया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा टॉर्क वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हम बोलते हैं एम टू, इसको बोलते हैं हम लोग M1। ठीक है, यहाँ से कुछ तरह सेंटर ऑफ मास है D1 डिस्टेंस पे है, और यहाँ से D2 डिस्टेंस पे। ठीक है, M2 से D2 डिस्टेंस पे, M1 से D1 डिस्टेंस पे। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, ये हमको पूछा गया। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस करने का ट्राई करूँ, तो क्या होगा, ये प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। प्रॉपर बैलेंस क्यों हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रखूंगा, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर ये रखूंगा तो ऐसे घूम जाएगा। और घुमाने का काम कौन करते हैं, घुमाने का काम करते हैं टॉर्क। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ते हैं कि अगर नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो है, तो वो मोशन नहीं करेगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। वैसे ही अगर नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, नेट टॉर्क अगर जीरो है, तो उसका ये रोटेशन मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेट टॉर्क को जीरो कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का कुछ टॉर्क लग रहा होगा, T2 बोल देता हूँ, और इधर से कुछ टॉर्क लग रहा होगा, T1। टॉर्क क्या होते हैं, आर क्रॉस एफ। ठीक है, या फिर आर क्रॉस, उसी को बोलते हैं RF साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं टॉर्क वन, तो क्या हो जाएगा, आर को हम लोग लिखेंगे, D1 डिस्टेंस है, D1। ठीक है, और एफ क्या हो गया, ये हो जाएगा M1 × G। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90, तो साइन 90। तो यहाँ पे टॉर्क वन कितना हो गया, ये हो गया D1 M1 G, साइन 90 होता है 1। ठीक है, वैसे जब टॉर्क को निकालेंगे तो आएगा D2 M2G। अब हम लोग क्या बोले थे, ठीक है, दोनों का जो सम होगा, ठीक है, जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो होगा, और वो हो जाएगा T1 + T2, टाउ वन प्लस टाउ टू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आएगा, देखो, D1 M1G + D2 M2G। अच्छा, इसको माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि वो हमको आसानी हो। तो यहाँ से आ जाएगा ये जीरो। ठीक है, तो यहाँ से D1 M1G = D2 M2G। ठीक है, तो जी से जी कट गया, तो यहाँ से क्या पूछा हमको, D2/D1, जो हो जाएगा M1/M। तो ऐसा कहाँ जहाँ पर भी दिख रहा होगा ऑप्शन में, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो M1/M2, तो M1/M2 इक्वल टू D1/D2, एक तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी हम लोग का कुछ डिविजन नहीं आ रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसको मैं कुछ फॉर्म में लाने का ट्राई करूंगा, तो हमारा भी तो क्या है, M1/M2 = D2/D। तो दोनों को जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा, इसको जब उल्टा करूंगा, तो जाएगा M2/M1 = D1/D। तुम्हारा आंसर ए सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क कितना होता है। टॉर्क अगर आपको पता है, तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और लास्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ गैलेक्सी। तो ये टॉपिक मैं शायद नहीं करवाया हूँ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गैलेक्सी ये क्या होता है, ये हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और ये होता है अंडर रूट ऑफ आई डिवाइड बाई एम। आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हमको क्या पूछा, रेडियस ऑफ गैलेक्सी ऑफ यूनिफॉर्म rod of length m about an axis passing through one end of its end। तो यहाँ पे देखो, हम लोग को पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व। यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है। ठीक, अब इसके इस एक्सिस पे हमको पूछा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो। तो इस एक्सिस पे पहले मुझे आई पता होना चाहिए, तो इसका मास हमको दिया है एम, और इसका लेंथ दिया है एल। ठीक है, इसका द्रव्यमान एम है, और इसका लंबाई एल। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, पूछा गया।
ठीक है। तो हमको एक चीज़ पता है कि सेंटर ऑफ मास अगर पास होता है तो आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है, ठीक है। आई सेंटर ऑफ मास होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। आई हमसे पूछा गया है तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डी कितना हो जाएगा, अगर ये सेंटर है तो ये हो जाएगा L/2। तो यहाँ से हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एम एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 12, इधर हो जाएगा एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर आते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4 एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो यहाँ से आई आ गया एम एल स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब सिंपल से जो फार्मूला है रेडियस ऑफ डायरेक्शन तो उसमें पुट कर देंगे, के इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आई बाई एम, ठीक है। अंडर रूट ऑफ आई कितना है, एम एल स्क्वायर अपॉन 3, और डिवाइड बाई एम करेंगे तो एम से एम कट जाएगा, और यहाँ से हमारा आंसर आएगा एल अपॉन रूट, ठीक है। तुम्हारा आंसर नंबर सी यहाँ से करेक्ट है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट होता है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, डाउट डम। तो जितने भी आपको डाउट है उसको वहाँ पर डंप कर देना, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है जिसमें सारे पीडीएफ, सारे लेक्चर के लिंक और पीडीएफ के नोट्स हैं। और उसके साथ साथ उसमें अभी बायोलॉजी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है और रिवीजन नोट्स भी है। इसी के साथ साथ मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दूंगा, साथ साथ मैथ्स के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन और रिवीजन नोट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।